बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओपन स्काइज यूट्यूब एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। क्लास 10 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, गैशियस एक्सचेंज, मीन गैसों का तबादला। गैशियस एक्सचेंज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हम लोग गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। तो गैशियस एक्सचेंज जो है ह्यूमन में और हायर एनिमल में, इन दोनों जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं, इनके अंदर बाकायदा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज की जाती है, मतलब गैसों का तबादला किया जाता है। वो गैसेस कौन सी हैं? आप जानते हैं कि एक गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी जो है वो ऑक्सीजन है। इन दोनों गैसों को हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो गैशियस एक्सचेंज में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके फिर आगे पार्ट्स हैं। तो इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक है एयर पैसेज वे, मतलब जिसमें से एयर ने गुजरना है, और गुजर कर एयर ने किधर जाना है? लंग्स में। तो एयर पैसेज वे मतलब हवा का जो रास्ता है, उधर से गुजर कर उस रास्ते से पास होकर लंग्स में जाना है, और लंग्स में गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होंगी। तो स्टूडेंट्स, जो एयर पैसेज वे है, इसके एयर पैसेज वे फिर आगे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसके, जिनमें से गुजर कर एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज होती है। मींस जो आपने हवा को इनहेल किया है, वो हवा जो है वो हमारे लंग्स में जाएगी। लंग्स में उस हवा से ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाएगा, और जो हमारे लंग्स में मतलब पूरी बॉडी से ब्लड आता है, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो वो जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, और जब एक्सहेल करते हैं, मीन हवा को बाहर निकालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। तो इस सब प्रोसीजर को समझने के लिए पहले हमें एयर पैसेजवे के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। एयर पैसेजवे के पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है नेज़ल कैविटी, मतलब आपका जो नोज़ है उसमें नेज़ल कैविटी होती है। उसके बाद है नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद होगा फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेक्स्ट होता है लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद है ग्लॉटिस, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलाई। ये सारे बेसिक पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन सारे रास्तों से गुजर कर जो है वो लंग्स तक पहुंचती है। तो इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। जो डायग्राम आपके सामने आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नेज़ल कैविटी है, ये है नेज़ल कैविटी, ठीक है, ये आपकी नोज़ में मौजूद है। तो नेज़ल कैविटी में ये नेज़ल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं, आपके नाक के नथने, जिन्हें हम उर्दू में नथने कहते हैं, ये वो हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि फेरिंग्स होता है, हवा जो है वो इस रास्ते से गुजर रही है, पहले नॉस्ट्रिल से अंदर एंटर होगी, उसके बाद नॉस्ट्रिल जो हैं वो फेरिंग्स में ओपन होंगे। फेरिंग्स से गुजरने के बाद जो आपकी एयर है वो एपिग्लॉटिस से, वो ग्लॉटिस से होगी, ग्लॉटिस से होने के गुजरने के बाद वो एयर ब्रोंकाई में से गुजरेगी, ब्रोंकाई से गुजरने के बाद इसे हम ट्रैकिया कहेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ट्रैकिया है। तो ये ट्रैकिया है जो कि कार्टिलेज से जो बनी हुई हड्डी होती है उसका बना हुआ है। उसके बाद ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक जो है वो इस लंग में, इसका पार्ट जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, और दूसरा पार्ट जो है ट्रैकिया का वो इस वाले लंग्स में जा रहा है। तो ये जो लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में आपका ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहेंगे। ये ब्रोंकाइज हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाइज जो हैं वो
बिल्कुल स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। जो आपको छोटी छोटी ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, इनमें इन छोटी ट्यूब्यूल्स को जब ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएंगे तो ब्रोंकाई डिवाइड होने के बाद ब्रोंक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। जो छोटी ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो ये सारा जो है एयर पैसेज वे है। उसके बाद हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट था वो क्या था? नेज़ल कैविटी। कौन सा पार्ट था हमारा? नेज़ल कैविटी। तो जो नेज़ल कैविटी है इसके बारे में हम फुली डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह हम लोग बारी बारी सारे पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट जो है वो नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी जो है वो नोज़ में, जो आपके नोज़ है उसमें इनक्लोज होती है। और इसकी जो नेज़ल कैविटी की बाहर ओपनिंग है जो आपको नज़र भी आती है, जिसको उर्दू में नथने भी बोलते हैं, उस ओपनिंग को हम कहेंगे कि ये आउटसाइड ओपनिंग है नेज़ल कैविटी की। इस आउटसाइड ओपनिंग को कहेंगे नॉस्ट्रिल, और इसका नाम होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि ये बाहर वाली साइड पे है ना। हम लोगों ने बात की थी जो बाहर वाली साइड पे आपको दो नथने नज़र आ रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अब स्टूडेंट्स, इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है फाइन हेयर्स, मतलब इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से बाल होंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में आपकी नोज़ में आप लोग देखते भी हैं, आपकी नोज़ में बिल्कुल बारीक बारीक हेयर्स हैं। और दूसरा जो है इसके अंदर म्यूकस मौजूद होता है। तो इन दोनों का मेन जो फंक्शन है म्यूकस का और फाइन हेयर्स का, वो क्या है? एक तो ये है कि जब हम लोग एयर को अंदर लेके जा रहे होते हैं अपनी बॉडी में, लंग्स में, तो जब एयर को इनहेल करते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो ये जो फाइन हेयर्स हैं, बारीक हेयर्स, और ये म्यूकस, ये क्या करते हैं? उन डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं उस हवा को। अब ये जो साफ़ हवा है ये आपकी बॉडी के अंदर आपके लंग्स में जाएगी। उसके बाद एक फंक्शन तो ये हो गया कि म्यूकस और हेयर, जो फाइन हेयर्स हैं, ये मिलके डस्ट पार्टिकल को जो है वो क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है म्यूकस का, वो क्या है कि ये जो वार्म एयर होती है, मतलब जब जो है सीज़न वार्म होता है, गर्मी होती है, तो बाहर जो हवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने क्या करना है म्यूकस ने? इसने जो मोइस्ट, वो जो वार्म एयर है उसको मोइस्ट कर देना है। मोइस्ट मीन उसको नमी प्रोवाइड करेगा, उस वार्म एयर को नमदार कर देगा, ताकि उसका टेम्परेचर जो वो कम हो जाए और उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। अब जो हवा आपने इनहेल की है उसका बॉडी टेम्परेचर हो गया 37, और वो किसने किया? म्यूकस ने। अब एयर जो है एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल होगी, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है। और दूसरा जो है जब आपने इनहेल कर लिया तो उस वक्त उसका टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल हो गया। ये दोनों काम म्यूकस ने और हेयर पार्टिकल्स ने जो है वो किए हैं। ये नेज़ल कैविटी का जो है वो फंक्शन है। नेज़ल कैविटी जो है ये आपको मैंने दिखाने के लिए कि कैसे जो है वो सेल्स जो हैं वो म्यूकस को, जो एक्स्ट्रा म्यूकस बन जाता है आपकी बॉडी में, उसे कैसे बाहर एक्सक्रीट करते हैं, उसके लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई है कि जो आपके सेल्स होते हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स के सीलिया जो है वो प्रेजेंट है। ये सारे सीलिया हैं। सीलिया क्या करते हैं? अपनी मूवमेंट की मदद से म्यूकस को जो है वो बाहर इनहेल कर देते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स की मदद से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है आपको एपिथेलियल सेल्स का नज़र आ गया, और उसका फंक्शन भी पता चल गया कि इसने म्यूकस को, जो एक्स्ट्रा म्यूकस है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देना है अपनी मूवमेंट की मदद से, सीलिया की मूवमेंट की मदद से। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो क्या है? फेयरिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? लेरिंग्स। तो सबसे पहले हम फेयरिंग्स को डिस्कस कर लेंगे। अब जो नेज़ल कैविटी है वो नेज़ल कैविटी किस में ओपन होगी? फेयरिंग्स के अंदर, मतलब जो आपके नोज़ के जो नॉस्ट्रिल्स हैं
वो जाकर किस में ओपन होंगे, फेरिंग्स में, लेकिन उन नॉस्ट्रिल का नाम होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। मीन्स के नॉस्ट्रिल टू टाइप्स के थे, एक एक्सटर्नल था जो कि आपको नज़र आता है, अब ये नॉस्ट्रिल अंदर जाके फेरिंग्स में ओपन होंगे, वहाँ पर नॉस्ट्रिल की जो ओपनिंग है उसका नाम क्या होगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो जो फेरिंग्स है ये मैस्कुलर पासेजवे है, और यहाँ से जो है फूड ने भी पास होना होता है और एयर ने भी, मतलब यहाँ पर जो है फूड पाइप भी होगा फेरिंग्स के पॉइंट पर, और जो है विंड पाइप भी होगा, मतलब हवा का रास्ता भी होगा, दोनों के लिए ये कॉमन है। नेक्स्ट हम इसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से फूड और एयर जो है वो इस कॉमन वे से पास आउट होती है, ये डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है लेयरिंग्स। लेयरिंग्स जो है ये भी ओपनिंग है, मतलब कि फेरिंग्स जो है वो आगे जाके लेयरिंग्स में ओपन होगा, इसमें से फेरिंग्स से हवा जो है वो लेयरिंग्स में जाएगी, लेयरिंग्स के बाद वहाँ पर क्या मौजूद होगा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस भी क्या है, एक नैरो ओपनिंग है, मतलब छोटी सी वहाँ पर ओपनिंग होगी, और ये क्या है, फेरिंग्स का फ्लोर भी आप, मतलब जो फेरिंग्स का फ्लोर है वहाँ पर छोटी सी ओपनिंग होगी, उस छोटी सी ओपनिंग का क्या नाम होगा, ग्लॉटिक्स। फेरिंग्स की फ्लोर पर, मतलब नीचे वाली साइड पर छोटी सी ओपनिंग है जिसका नाम है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिक्स जो है उससे क्या बनेगा, वो किस में जाकर कहाँ पर जाकर ओपन होगी, लेयरिंग्स में। तो जो लेयरिंग्स है ये एक ऐसा बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। आपको पता है आपका जो स्केलेटन है, मतलब आपका जो ढांचा है हड्डियों का, वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपको पता है उसमें बोन्स होती हैं और कार्टिलेज होता है। बोन्स जो है वो हार्ड जो है वो बोन होती है, हार्ड हार्ड सेल से मिलकर बनी हुई है, और जो कार्टिलेज होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट से टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो अब ये जो आपका लेरिंग्स का बॉक्स है ये भी किससे मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। तो लेरिंग्स जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो है आपका फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में लेरिंग्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, यहाँ पर वॉइस प्रोड्यूस होते हैं जब आप बोलते हैं, तो ये जो वॉइस है ये इसी पॉइंट पर जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि वॉइस बॉक्स का कैसे पैदा होती है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो है वोकल कार्ड, कि जो वोकल कार्ड्स होते हैं ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर हमने कहा था ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस से नीचे वोकल कॉर्ड्स हैं। तो ये जो वोकल कार्ड्स हैं, जब हम लोग हवा अंदर लेके जाते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलते वक्त हवा भी अंदर जाती है, तो वो हवा जो है जब हम बोल रहे होते हैं, हवा के जो पार्टिकल होते हैं वो वहाँ पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं वोकल कार्ड्स पर, और जब ये पार्टिकल जो एयर पार्टिकल हैं ये वहाँ पर वाइब्रेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। तो इसको भी मैं जो है डायग्राम की मदद से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हैं आपके, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर क्या है, वोकल कार्ड्स हैं जो कि ग्लॉटिस से थोड़ा सा नीचे मौजूद हैं, ये इस शेप में होंगे। और दूसरा जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप जो है वो कहाँ पे, वो पोजीशन मैंने बताई है कि कहाँ पे मौजूद है, और शेप कुछ इस तरह से जो है वो उसकी होगी, ये शेप नज़र आ रही है आपको। जब जो है वो क्लोज होंगे आपके कॉर्ड्स, जब आप नहीं बोल रहे वो बंद हैं, उस वक्त उनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी वोकल कॉर्ड्स की, ठीक है। और जब हम लोग बोलते हैं तो फिर ये ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, जो कि आपकी हेल्प करते हैं आपकी स्पीच में, साउंड। तो अगर हम लोग बात करें फेरिंग्स की, तो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स जो मैंने आपको पहले बताया, ये नेज़ल कैविटी है, ये ना जो नोज़ है आपकी, ये उसके नॉस्ट्रिल्स हैं, ये एक इस साइड पे होता है आपको पता है, कुछ साइड पे ये नॉस्ट्रिल्स हैं, और उसके बाद ये जो सारा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के भी आगे पार्ट्स हैं लेकिन आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए हुए, जो है नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स, ये आगे पार्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है
ये क्या है, इसोफेगस है, मीन्स ये यहाँ से खुराक नहीं गुजरना है, फूड जो है फूड पाइप है, यहाँ से फूड नहीं गुजरना है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं ट्रैकिया को। तो ये देखिए आप ट्रैकिया, ये ट्रैकिया और फूड पाइप, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें से हवा गुजर रही है ना, इसलिए इसे विंड पाइप भी कहते हैं। और ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉमन वे है ये वाला, जहाँ से जो है वो एयर ने भी पास होना है और फूड ने भी पास होना है। इसको फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है किस तरीके से हवा जो ने अपने रास्ते से गुजरना है और फूड ने भी। अब ये जो है ग्लॉटिस है और ये क्या है, एपिग्लॉटिस है, मतलब ग्लॉटिस का ढक्कन है ये। तो अब क्या है, ये ओरल कैविटी है, यहाँ से फूड आ रही है, फूड जो है जैसे ही यहाँ से गुजरेगी तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाएगा ऐसे। आपका जो विंड पाइप है वो एपिग्लॉटिस क्या कर देगा, विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि फूड जो है वो इजीली अपने पाइप में गुजर जाए, मतलब इसोफेगस पाइप में चला जाए। ठीक है, तो ये जो है आपके पास विंड पाइप आपका क्लोज हो गया। विंड पाइप को किसने क्लोज किया, एपिग्लॉटिस ने। ठीक है, एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को बंद कर दिया और फूड जो है वो इजीली यहाँ से मूव आउट होगी किसमें, इसोफेगस में। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर यही फूड जो है विंड पाइप के ऊपर जो है ये एपिग्लॉटिस ना होता, मतलब जो ग्लॉटिस है जो ढक्कन है उसका एपिग्लॉटिस अगर वो ना होता तो फूड पार्टिकल जो हैं वो विंड पाइप में भी जा सकते थे और विंड पाइप में जाकर उन्होंने लंग्स में चला जाना था और लंग्स में जाके वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए यहाँ पर ग्लॉटिस के ऊपर क्या मौजूद है, एपिग्लॉटिस जो है वो मौजूद है। ये एपिग्लॉटिस है और ये ग्लॉटिस है। ठीक है, इसकी समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करेंगे ट्रैकिया की। ये ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया होता है, लेयरिंग्स आगे कंटिन्यू, पाइप जो है ये कंटिन्यू ऐसे चलता जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैंने अभी बात भी की थी कि ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के अंदर सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, मतलब जो रिंग्स हैं आपकी ट्रैकिया के अंदर वो सी शेप के ऐसे। ठीक है, सी शेप की रिंग्स हैं। अब ट्रैकिया के अंदर जो क्या करती हैं, अगर एयर जो है वो इसमें से ट्रैकिया में से पास ना हो रही हो तो उस वक्त ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स मीन आपस में फोल्ड ना हो जाए, आपकी जो ट्रैकिया है वो फोल्ड ना हो जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर सी शेप की कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस का मतलब है कार्टिलेज की बनी हुई है, क्योंकि अभी हमने बात किया था जो हमारा स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। तो कहीं पर जो है वो कार्टिलेज की बनी हुई जो है हमारे स्ट्रक्चर में स्केलेटन में मौजूद होता है और कहीं से जो हमारा स्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है। तो ये जो ट्रैकिया है ये सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग से मिलकर बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन हमने यही पढ़ा है कि ये क्या करता है, कार्टिलेजिनियस जो सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं ये क्या करती हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। ठीक है, उस वक्त ये बचाती हैं हमें, हमारी जो ट्रैकिया उसको कोलैप्स होने से। तो नेक्स्ट जो है वोकल कॉर्ड्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रोंकाइज होते हैं ये क्या करते हैं, जब मतलब ट्रैकिया आता है आपकी इसमें विंड पाइप में से गुजरता हुआ ट्रैकिया, ट्रैकिया जाकर टू जो है वो स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा और उन दो जो जब वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, आपको पता है ये विंड पाइप आ रहा है और यहाँ पे आके वो क्या हुआ है, दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट लंग्स में और दूसरा राइट में। तो उस वक्त इसका नाम क्या होगा, ब्रोंकाई। समझ आ गया। ठीक है, ये एक लेफ्ट ब्रोंकाई होगी और एक राइट ब्रोंकाई, एक जो है वो लेफ्ट के जो लंग्स है उसमें चली जाएगी और दूसरी जो है वो राइट लंग में चली जाएगी। तो ब्रोंकाई की समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो ब्रोंकाइज होते हैं ये कार्टिलेजिनियस प्लेट्स के बने हुए होते हैं, मतलब इसके अंदर भी ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होंगी और इसके अलावा जो ब्रोंकाई हैं ये मज़ीद डिवाइड होंगे। पहले ट्रैकिया डिवाइड हुई थी दो ब्रांचेस में,
जिसका नाम हमने ब्रोंकाई रख दिया था। और एक अगर हम एक पार्ट की बात करें तो उसका नाम होगा ब्रोंकस। ठीक है, जब दोनों ब्रोंकस की बात करेंगे लेफ्ट और राइट की, तो फिर नाम होगा ब्रोंकाई। अब जब ब्रोंकाई मज़ीद स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होगा तो उसका नाम होगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी क्या होते हैं, अपनी डिवाइडिंग को कंटिन्यू रखते हैं, मतलब ये भी डिवाइड होते रहेंगे और सेवरल फाइन ट्यूब्यूल्स बना देंगे जिनका नाम क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, ब्रोंक्यूल। पहले ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बना रहा था, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बना रहे हैं, ब्रोंक्यूल। ये आपको यहाँ से जो है वो स्ट्रक्चर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये क्या है, ट्रैकिया है। ये लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रोंकाई हैं मज़ीद छोटे छोटे जो हैं फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो गए हैं। इन छोटी छोटी फाइन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स। ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ये जो छोटी छोटी आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये छोटी बिल्कुल छोटी छोटी ब्रांचेस, इनका नाम क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई की समझ आ गई। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स किसे कहते हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फिर मज़ीद डिवाइड होती रहेंगी और बिल्कुल नैरो जो हैं और ट्यूब्यूल्स बना देंगी। वो जो बिल्कुल नैरो ट्यूब्यूल्स होंगी, फाइन ट्यूब्यूल्स, उनको हम क्या नाम दे देंगे, एल्व्यूलर डक्ट्स का। और हर एल्व्यूलर डक्ट के एंड पर जो है वो एल्व्यूलाई जो है मौजूद होते हैं। एल्व्यूलाई क्या है, ये क्लस्टर है पाउचेस का, मतलब छोटे छोटे जैसे बैलून्स होते हैं, बैलून्स को का क्लस्टर अगर हम लोग बना लें, मतलब बैलून्स का जो गुच्छा है वो बना लें, तो हम लोगों को ऐसे लगेगा कि ये एल्व्यूलाई है। सेम एल्व्यूलाई जो है वो भी इसी तरह के होते हैं कि ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं। और ये जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज करते हैं ह्यूमन बॉडी में। और एल्व्यूलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी सिर्फ सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर इसलिए होती है ताकि इजीली गैसेस को एक्सचेंज किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने क्या करना होता है कि जो बाहर से ब्लड कैपिलरीज आ रही होती हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वो इनके इर्द गिर्द जो है वो लिपटा हुआ होता है। तो इसको भी हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है आपके पास, ब्रोंक्यूल्स हैं बिल्कुल छोटी छोटी। और ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पर बिल्कुल क्या मौजूद है, एल्व्यूलर डक्ट्स। और हर एल्व्यूलर डक्ट के गिर्द इस तरह का क्लस्टर जो है मौजूद होगा। अब आपको नज़र आ रहा है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। और इसके इर्द गिर्द जो है आपको ये भी नज़र आ रही हैं कि कैपिलरीज जो हैं वो इनके इर्द गिर्द ऐसे लिपटी हुई हैं। तो ये सारा हम लोगों ने एयर पैसेज वे पढ़ा है, नोज से लेकर एल्व्यूलाई तक। अब सारा मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से जो है वो ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिसीव की जाती है, इसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म में क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये लंग्स के साथ अटैच है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसने हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना है और लंग्स में एंटर कर देना है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है कि हार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड मीन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, आपकी बॉडी से वो वाला ब्लड सारा इकट्ठा होकर हार्ट की तरफ आ जाता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो पल्मोनरी आर्टरी वही सारा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है उसको लंग्स में ले आएगी। ठीक है, उसके बाद जो लंग्स के इर्द गिर्द पल्मोनरी आर्टरी है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होकर एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द लिपट जाएंगी। उसके बाद एल्व्यूलाई के पास गैसों का तबादला होगा। गैसों के तबादला होने के बाद
हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। आर्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से लेके आती है लंग्स के पास, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर लेके जाती है, वापस बैक लेके जाती है, बैक टू द हार्ट, दिल की तरफ वापस लेके जाती है। तो ये भी अब हम डायग्राम से भी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू आना था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी आई, ये ग्रीन, इसका कलर जो है वो ब्लू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, वो आगे बारीक बारीक छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, जिसका नाम होगा कैपलरीज। अब कैपलरीज ने क्या करना है, एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि ये कैपलरीज लिपटी हुई हैं, और एल्व्यूलाई में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, जो कि हम लोगों ने इनहेल किया और वो सारे एयर पैसेज वे से गुजर के आई है। तो एल्व्यूलाई के पास जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द जो है वो लिपट गया है थ्रू कैपलरीज, गैसेस एक्सचेंज होंगी यहाँ पर, मीन्स के ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये है, ये क्या है, एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर है, और ये ब्लड कैपलरीज हैं ये वाली, जो कि एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द ऐसे जो हैं वो लिपटी हुई हैं। अब एल्व्यूलाई की हमने बात की थी, ये सिंगल लेयर सेल्स की बनी हुई है जस्ट, ताकि गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाए। अब आप देख सकते हैं जो ब्लड, हाँ, जो है कैपलरीज हैं, जो कि एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं, उनमें क्या मौजूद है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपलरी से कहाँ पर आ गई, एल्व्यूलाई में। ये क्या है, ये एल्व्यूलाई है। उसके बाद क्या है कि एल्व्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एल्व्यूलाई में वो कहाँ पर आ जाएगी, ब्लड कैपलरीज में। इस तरह जो है वो गैसेस जो हैं यहाँ पर फुली जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी, जो कि आपको नज़र भी आ रही हैं। ये इस डायग्राम में भी सेम ऐसे ही है कि एयर जो है एल्व्यूलाई में एंटर हुई, और एयर में क्या मौजूद थी, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है वो किसको दे दी गई, कैपलरीज को, और कैपलरीज से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्व्यूलाई में मूव कर देगी। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनके ऊपर हीमोग्लोबिन होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। अब ये जो कैपलरीज हैं ये आपस में अरेंज होंगी, आपस में अरेंज होने के बाद वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगी। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, अब ये जो कैपलरीज हैं रेड कलर की, जिनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मौजूद है, वो सारा जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर। अब पल्मोनरी वेन ये सारे रेड ब्लड सेल वाले मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस सारे ब्लड को लेकर वापस किधर जा रही है, हार्ट की तरफ। ये हार्ट से ब्लड आया था, जिसके अंदर क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो अब ब्लड वापस जा रहा है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड आया, और जिसमें ऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन है, जो एल्व्यूलाई से इन्होंने एक्सचेंज की, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे चला गया, हार्ट में वापस। जो ब्लड लेकर आ रही हैं उनका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और जो ब्लड वापस लेके जा रहे हैं उनका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन्स। तो ये आपका मैकेनिज़्म जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हुई थी वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।